मैं इंजीनियर कृणाल तिवारी, निदेशक तिवारी क्लासेस, आपका इंजीनियर कृणाल तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे पदार्थों के गुण। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण या इंग्लिश में से बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के गुण। तो देखो, पदार्थों के गुणों की बात करें तो सबसे पहले पदार्थ का गुण होता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का जो दूसरा गुण होता है वो होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन। पदार्थ का हम तीसरा गुण पढ़ेंगे। तीसरा गुण पदार्थ का पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पदार्थ का चौथा गुण हम पढ़ेंगे श्यानता। पदार्थ का हम पांचवा गुण पढ़ेंगे केशिका को। पदार्थ का छठा गुण हम पढ़ेंगे प्रत्यास्था। पदार्थ का सातवां गुण हम पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। पदार्थ का आठवां गुण हम पढ़ेंगे तन्यता। पदार्थ का नवां गुण हम पढ़ेंगे भंगुरता, ब्रिटलनेस। पदार्थ का 10वां गुण पढ़ेंगे हम घुलनशीलता। इस प्रकार और भी आगे हम देखेंगे दो चार गुण। तो प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान रखना, पदार्थ के गुण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है पदार्थ गुण से। सिलेबस में आघात वर्धनीयता, तन्यता, भंगुरता को दे रखा है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, RAS और IAS में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और रेलवे की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो थोड़ा एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो सुनेंगे ध्यान से। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं पदार्थों के गुण या द्रव्यों के गुण। पदार्थ के गुण में पहला हम पढ़ रहे हैं अवस्था परिवर्तन, या इंग्लिश में बात करें जिसे बोलते हैं स्टेट चेंज। स्टेट ऑफ चेंज यानी कि अवस्था परिवर्तन। पहले एक बार शॉर्ट में फिर डिटेल बात करेंगे। अवस्था परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अवस्था परिवर्तन क्या कहता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो गर्म करने पर ठोस आ जाता है द्रव अवस्था में, और यदि द्रव को और अधिक गर्म किया जाए तो यह जाता है गैसीय अवस्था में। और जब आप इसे ठंडा करोगे गैस को द्रव में, द्रव को और अधिक ठंडा करोगे तो ठोस में। द्रव का यह गुण अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अभी तो नहीं, दोबारा फिर डिटेल चर्चा करें। दूसरा ऊर्ध्वपातन। तो देखो, ऊर्ध्वपातन या अगर अपन बात करें सबलिमेशन की, तो यह कहा जाता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करो और गर्म करने पर ठोस होगा किस में बदल जाए, सीधा गैस में, और गैस को अगर हम ठंडा करें तो किस में बदल जाएगा, बोलो, ठोस में। तो पदार्थ का यह गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए, गर्म करने पर सीधा वो ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस में, और ठंडा करने पर गैस से सीधा ठोस में। तो पदार्थ का यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अभी और डिटेल चर्चा बाद में। अगला होता है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या कहता है कि पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपना न्यूनतम आकार घेरने का प्रयास करता है। अर्थात पानी की बूंदों का गोल होना, बरसात की बूंदों का गोल होना, साबुन के बुलबुलों का जो गोल होना, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही है। आगे डिटेल पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव तरीके से बल होता है, फोर्स होता है, सरफेस टेंशन। श्यानता द्रव का वह गुण है जो उसका बहने का विरोध करती है। श्यानता यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है कि द्रव का गुण होता है बहना, ये बहने का विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। बहुत डिटेल में चर्चा दोबारा करेंगे। कैसे का, तो द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना तथा नीचे की ओर उतरना केशिकात्व कहलाता है।
थोड़ा आगे चलेंगे, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता पदार्थों का वह गुण है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। अलग अलग पदार्थों की प्रत्यास्थता का मान अलग अलग होता है, डिटेल में बाद में चर्चा। अगला है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। आघात का होता है चोट, वर्धनीयता का होता है बढ़ जाना। यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद अगर वो चद्दर का रूप धारण कर ले तो धातु का ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। सामान्यतः सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इनके अपवाद भी होते हैं, वो देखेंगे। अगला तन्यता या डक्टाइल। यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद वो तार का रूप धारण कर ले तो धातु का ये गुण तन्यता कहलाता है। अगला है भंगुरता या ब्रिटलनेस। यदि किसी धातु को पीटा जाए, पीटने के बाद अगर वो बिखर जाए तो धातु का यह गुण भंगुरता कहलाता है। अगला है घुलनशीलता। घुलनशीलता विलय प्लस विलायक बराबर विलयन, और हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे पदार्थों का पहला गुण, तो आप हेडिंग डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते भी चलेंगे। वैसे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे थोड़े दिन बाद, पर फिर भी अगर आप थोड़ा लिखना चाहो तो थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे समझने के साथ साथ। पदार्थों का पहला गुण है अवस्था परिवर्तन। तो देखो अवस्था परिवर्तन, यहां बात करें स्टेट चेंज की, तो देखना अवस्था परिवर्तन क्या कहता है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करोगे, तो देखो जब आप ठोस पदार्थ को या सॉलिड पदार्थ को जब आप गर्म करोगे तो ये गर्म करने पर ठोस सीधा किसे बदलेगा बोलो? द्रव में बदलेगा, लिक्विड बदलेगा। और जब आप इस द्रव को गर्म करोगे तो ये जो द्रव है ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा बोलो? गैसीय अवस्था में आ जाएगा। जब हम इस गैस को ठंडा करेंगे तो ये किस में आ जाएगा बोलो? द्रव अवस्था में। द्रव को जब और अधिक ठंडा करेंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा बोलो? ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो पदार्थों का ये गुण अवस्था परिवर्तन कहलाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनना कि जो ठोस का जो द्रव में बदलना है ये गलन कहलाता है, मेल्ट। तो क्वेश्चन आता है भैया ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है बोलो? गलन। तो आप एक सिंपल से याद रखना, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है बोलो भैया? गलन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना, तो जो द्रव का गैस में बदलना है वो कहलाता है क्वथन या बॉइलिंग। तो द्रव का गैस में बदलना जो होता है वो कहलाता है क्वथन। द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। इस क्रिया को क्वथनीकरण कहते हैं। या मैं ये कहूं कि पानी का वाष्प में बदलना, पानी द्रव अवस्था होती है, वाष्प गैसीय अवस्था, तो मैं ये कह सकता हूं पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे ही द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है, इस क्रिया को क्वथनीकरण कहते हैं। अगला ध्यान रखना, गैस का द्रव में बदलना, ये जो गैस का द्रव में बदलना है, गैस का द्रव में बदलना दोस्तों याद रखना, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसके अलावा द्रव का ठोस में बदलना, तो द्रव का जो ठोस में बदलना है वो पिंडन कहलाता है। पिंडन या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना पिंडन या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास चार नए कॉन्सेप्ट आगे, गलन यानी मेल्ट, क्वथन यानी बॉइलिंग, एक ये संघनन और एक है पिंडन। ये हमारे पास चार न्यू पॉइंट आ गए। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां से एक बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा था डिफरेंशिएट से, तो कुछ बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो दोबारा फिर सुनो, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? संघनन कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है। इसके अलावा आगे चल के अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, तीन नए कॉन्सेप्ट आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तीन, उन तीनों की हम चर्चा करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है गलनान, दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्वथनान, और तीसरी जो टर्म हमारे पास है वो हिमान।
समझने की कोशिश करना। मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम पढ़ेंगे यहाँ आगे गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। तो देखो अभी हमने पढ़ा था गलन, तो गलन में तो क्या पढ़ा था, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। लेकिन यह गलनांक, गलन से थोड़ा आगे गलनांक। तो गलनांक क्या कहता है, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है गलनांक कहलाता है। तो समझ में आया। अगर केवल इतना सा कहता है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा गलन। अगर ये आता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है क्या कहलाता है, बोलो गलनांक। अलग अलग पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का गलनांक कहता है, बोलो भैया अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन चर्चा करें कि आपको हम थोड़ा सा याद दिला दें, जैसे धातु होती है टिन, कौन सी धातु है, टिन, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, टिन। ये जो टिन होती है धातु, इस टिन का जो गलनांक होता है लगभग ये होता है 231 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस टिन को 231 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करोगे तो ये टिन पिघल जाएगा और ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें, आपकी जानी पहचानी धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al, ये एक हल्की और मजबूत धातु है। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम, लोहे से भी ज्यादा एल्यूमिनियम। आपको आगे चल के बताएंगे एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत वायरिंग में भी किया जाता है। विद्युत व्यवस्था जो हमारे घरों में जो तार आ रहे हैं तार एल्यूमिनियम के होते हैं। बहुत सारी बातें आगे बताएंगे, लेकिन जो एल्यूमिनियम जो धातु है इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये कहा जाता है एल्यूमिनियम लगभग 1386 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एल्यूमिनियम भी पिघल जाता है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक 1386 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बात करें लोहे की, आयरन की, जो लोहा होता है आयरन Fe, ये जो लोहा होता है इसका जो गलनांक बिंदु होता है या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों लगभग 2380 डिग्री सेल्सियस। 2380 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लोहा भी पिघल जाता है। देखो लोहा कितना मजबूत होता है, ठोस अवस्था में होता है। अपने सोचते हैं लोहा तो पिघलेगा नहीं, तो ठोस है, मजबूत है, चाहे धूप में डाल दो। लेकिन दोस्तों याद रखना 2380 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लोहा भी पिघल जाता है। इसके अलावा आगे चल के हम बात करें तो हमारे पास एक धातु होती है, आपकी जानी पहचानी सुनी हुई धातु, धातु का नाम है टंगस्टन। क्या नाम बोलो, टंगस्टन। ये जो टंगस्टन होती है ये लैटिन भाषा के वॉल्फ्राम शब्द से बना होता है। एक लैटिन भाषा का शब्द होता है वॉल्फ्राम, वॉल्फ्राम से लिया गया डब्ल्यू। डब्ल्यू जो प्रतीक है, सिंबल है, वो है टंगस्टन का। तो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया टंगस्टन का प्रतीक है या सिंबल है। तो याद रखना दोस्तों टंगस्टन का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू शब्द लैटिन भाषा के वॉल्फ्राम शब्द से लिया गया है। टंगस्टन के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो राजस्थान के डेगाना नागौर से निकाली जाती है। कई बार आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया टंगस्टन राजस्थान में कहां पाया जाता है, तो राजस्थान में टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में है। दूसरी बात है टंगस्टन का उपयोग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों याद रखना टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जो बल्ब होता है, बल्ब आप सभी जानते हो, बल्ब जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है। तो ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि टंगस्टन का क्यों लेते हैं बल्ब का फिलामेंट, तो दोस्तों याद रखना ये जो टंगस्टन है इसका जो गलनांक है ये लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टंगस्टन भी पिघल जाता है। तो देखो जो 3400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टंगस्टन भी पिघल जाता है, इसलिए याद रखना टंगस्टन का उच्च गलनांक होता है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। दोस्तों याद रखना जब बल्ब जलता है तो इसके अंदर का जो तापमान है, बल्ब के अंदर का जो तापमान है वो लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। एक बार आरएस प्रीलिम्स 2008 में या 6 में पूछा था कि
जब बल्ब जलता है तो उसके अंदर का तापमान कितना हो जाता है? तो याद रखना, जब बल्ब अंदर जलता है तो उसके अंदर का तापमान 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तो बल्ब के बारे में बहुत सारी बातें आगे हम आपको बताएंगे कि बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया। बल्ब के अंदर 26% द्रव नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस भरी होती है। बल्ब शून्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत सारी बातें अभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुके, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। अब याद रखना, टंगस्टन का जो गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का उच्च गलनांक होने के कारण टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। और टंगस्टन जो है वो राजस्थान के डेगाना नागौर में पाया जाता है। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट डाल देना, कई बार एग्जाम आ चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम यहाँ जो पढ़ना चाह रहे थे वो केवल इतना सा जानना चाह रहे थे कि गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, गलनांक कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है। दो बातें हमारे सामने बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई कि टिन का गलनांक कम होता है। टिन का गलनांक कम होता है, अतः टिन का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। टिन का गलनांक कम होता है, इसलिए टिन का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। ये जो फ्यूज तार है, ये वास्तव में आपको दोस्तों हम बताना चाह रहे हैं कि फ्यूज तार जो होता है वो किस किस का बना होता है? बोलो। फ्यूज तार बनाने के लिए सामान्यतः सीसा यानी कि प्लम्बम पीवी प्लस टिन यानी कि एसएन का उपयोग किया जाता है। शीशे को अपन रांगा भी कह देते हैं, रांगा। तो कई बार ये रांगा प्लस टिन ऑप्शन में मिल जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, लघु पतन से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब विद्युत वायरिंग पढ़ेंगे। तो फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार सीसा और टिन का बना होता है। पीवी प्लस एसएन का बना होता है। एसएन का इसलिए बना होता है क्योंकि एसएन का गलनांक निम्न होता है। तो फ्यूज तार की खासियत होती है, फ्यूज तार का निम्न गलनांक व इसका उच्च प्रतिरोध होता है। कोई दिक्कत है तक? इसलिए टिन का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। लेकिन टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है। अगले बात, नेक्स्ट टर्म थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है और इस क्रिया को क्वथनीकरण कहते हैं। लेकिन नई टर्म आ गई क्वथनांक। तो देखो क्वथनांक क्या कर रहा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलता है, क्वथनांक कहलाता है। याद रखना दोस्तों, अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे अपन सबसे पहले चर्चा करें पानी की, सब जानते हो पानी H2O। पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है, तो दोस्तों याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो पानी होता है ये द्रव से गैस में अर्थात तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो पानी का क्वथनांक हो गया कितना, बोलो भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये तो हमारा एक हुआ पानी का क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक कितना हुआ, बोलो भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जैसे हम बात करें, आपने नाम सुना होगा एल्कोहल। एल्कोहल भी एक द्रव पदार्थ होता है, जैसे एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल जो शराब में पाया जाता है। और आजकल कोरोना की जो वो आ रही है सैनिटाइजर जो आ रहा है, सैनिटाइजर में आपको पता है मिथाइल एल्कोहल होता है जो थोड़ा जहरीला होता है। तो थोड़ा मिथाइल एल्कोहल से हाथ धोने के बाद साबुन से हाथ जरूर धो लें। और जब आप साबुन से हाथ धो रहे हो तो मिथाइल एल्कोहल का उपयोग की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा जहरीला होता है। तो ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल की अगर हम वास्तव में बात करें तो एल्कोहल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 212 डिग्री सेल्सियस। अरे जो एल्कोहल है इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आपका जाना पहचाना सुना हुआ नाम पारा या मरकरी Hg, आप सबको पता है पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर ली थी। पारा मरकरी ये एक द्रव धातु होती है, लिक्विड मेटल होती है। पारा एक भारी द्रव धातु है, भारी द्रव धातु है। कौन? पारा। और आपको पारे का उपयोग बता ही दिया था सिस्मोग्राफ में, थर्मामीटर तापमापी में,
इसका उपयोग किया जाता है। और पिछली बार जो रीटू क्वेश्चन पूछा था कि पारे की अधिकता से मानव शरीर में मीना माटा नामक रोग हो जाता है। और कैडमियम से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? भूल गए? चलो भूल गए, कोई बात नहीं भूले। इटाई नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बोलो? इटाई नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो पारा जो है ये एक द्रव धातु है, इसका जो क्वथनांक होता है तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है 367 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पारा जो है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है। इसके अलावा अगली टर्म है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोस्तों हमने भी पढ़ा था कि द्रव का ठोस में बदलना पिंडन कहलाता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या कहते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है हिमांक कहलाता है या जमा बिंदु कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का हिमांक अलग अलग होता है। हिम का मतलब होता है बर्फ, आन का मतलब जमना यानी कि ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का हिमांक अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले बात करें पानी की, ये जो पानी है भैया शुद्ध पानी की बात करें, वर्षा के जल की बात करें हम H2O की, ठीक है ना। ये लवणीय जल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, या कुएं का पानी है की बात नहीं कर रहे, वर्षा के पानी की बात कर रहे हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है अशुद्ध जल की बात कर रहे हैं। तो पानी का जो हिमांक होता है, पानी का हिमांक जो बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी पूर्णतः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें पानी के बाद, दूसरी अगर हम बात करें तो थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना, पानी के बाद दूसरी अगर हम बात करना चाहें तो हिमांक हम बात करें, चलो हम एल्कोहल की कर लेते हैं चर्चा। एल्कोहल की अगर हम बात करें तो दोस्तों एल्कोहल के बारे में कहा जाता है कि जो एल्कोहल है ये लगभग -115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव से ठोस अवस्था में आ जाता है। मतलब -115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एल्कोहल भी जम जाता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें पारा की, मरकरी की, तो पारा या मरकरी का हिमांक बिंदु होता है -39 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक का हिमांक बिंदु होता है पारे का। तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जम जाता है। पारा -39 पे जम जाता है, इसलिए जो पारा होता है वो -39 डिग्री से कम तापमान को नहीं माप सकता है। ये बड़ा दुखद है क्योंकि पृथ्वी का तापमान तो लगभग -72 डिग्री तक चला जाता है। अब भैया मान लीजिए आपने थर्मामीटर लिया तापमापी, उसमें आपने पारा ले लिया तो पारा आपका -4, -10, -20, -25 तापमान को दिखा देगा, -36 तो दिखा देगा, -39 पर जम जाएगा। अब किसी का तापमान मान लीजिए -50 कैसे बताएगा, तो वहीं जम गया। तो इसलिए क्या होता है ऐसी स्थान पर पारे की जगह एल्कोहल का उपयोग किया जाता है फिर तापमान को मापने के लिए, क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो -115 डिग्री तक नहीं जमता है। तो जो जहां ज्यादा ठंड होती है वहां पारे के स्थान पर एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, किसे बोलो तापमापी में। तो दोस्तों याद रखना अलग अलग पदार्थों का हिमांक बिंदु क्या होता है, बोलो भैया अलग अलग होता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी हमारे पास अवस्था परिवर्तन की, कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो अवस्था परिवर्तन तो वैसे तो कोई खास नहीं, ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का वापस द्रव में, द्रव का ठोस में बदलना, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये अवस्था परिवर्तन कहलाती है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अब हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, और जो अपन ये पानी का एग्जाम्पल लेंगे ना इसमें ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको हम यहाँ पानी से संबंधित जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता देते हैं जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं और जो आते रहते हैं। तो सुनना थोड़ा बड़े ध्यान से। क्या सुनना है कि हम यह बात कर रहे हैं पानी की, यानी कि H2O। तो दोस्तों देखो सुनो, यह है बर्फ। बर्फ को आपने गर्म किया, ये जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज गर्म का निशान होता है। तो ये बर्फ को गर्म करने कैसे बोलेंगे, पानी में, और पानी को और अधिक गर्म करोगे तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प।
ये जो बर्फ है ये तो सॉलिड अवस्था होती है, ठोस अवस्था। ये पानी जो होती है लिक्विड अवस्था होती है, और ये वाष्प जो होती है गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसको आपने भी तीनों अवस्थाओं में देख लिया होगा। हो सकता है आपने लोहे को कभी पिघलता हुआ नहीं देखा हो, द्रव अवस्था में नहीं देखा हो, लेकिन पानी को आपने बर्फ के रूप में देख लिया, पानी को आपने द्रव अवस्था में देख लिया, लिक्विड में देख लिया, लिक्विड में तो रहता ही है, और पानी को आपने वाष्प बनते हुए उड़ते हुए देख लिया होगा, भाप बनते हुए। तो देखो, जब आप बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बदलेगा द्रव अवस्था में, द्रव को जब पानी गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा। अब याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी पूर्णतः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पानी का जो हिमांक बिंदु है वो कितना, बोलो भैया, 0 डिग्री सेल्सियस। इधर जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी पूर्णतः वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना, बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। अब दिमाग में आता था, पानी द्रव अवस्था में कब रहता है? अरे 0 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री से कम पानी द्रव अवस्था में ही रहता है। सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री ये जाता है रूम टेम्परेचर, जिस पर एक पानी पाया जाता है। चलो अगर कोई बात नहीं, तो पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का जो क्वथनांक बिंदु वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि पहली बात तो यह है कि हम जब बर्फ को जो हम गर्म करके पिघलाते हैं तब बर्फ का जो आयतन है वो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले चर्चा की थी कि जो बर्फ है ये ठोस अवस्था में होती है, और ये कहा जाता है ठोस जो होते हैं सामान्यतः ठोसों का आयतन कम और जो घनत्व होता है ये ज्यादा होता है। सामान्यतः ठोसों का आयतन कम और घनत्व क्या होता है, बोलो भैया, ज्यादा होता है। सामान्यतः ठोसों का आयतन कम और घनत्व क्या होता है, बोलो भैया, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत आता है? लेकिन जो बर्फ है, ये जो बर्फ है ना, ये अपवाद है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो याद रखना, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, ध्यान देना। ऑप्शन ए, कम घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर 2, आयतन अधिक होने के कारण। ऑप्शन 3 सी, बोथ, दोनों, ए व बी दोनों, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, अंतरआण्विक बल के कारण। तो दोस्तों, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो मेरे मन में आ रहा है कम घनत्व के कारण। लेकिन भाइयों ये दोनों ही सही हैं, आयतन अधिक होने का, क्योंकि जब आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व अपने आप क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा ए एंड बी बोथ। लेकिन अगर ए एंड बी बोथ नहीं होता, यहाँ कोई और होता, जैसे पृष्ठ तनाव के कारण या पृष्ठावस्था के कारण, तब अपना कम घनत्व के कारण हो जाता। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन तैयार हुआ कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। सही आंसर होगा कम घनत्व के कारण। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें जो बादल हैं वो आकाश में क्यों तैरते हैं,
उसका कारण भी कम घनत्व भी होता है। जब घनत्व बढ़ जाता है, पानी का पास पास आ जाते हैं, तो घनत्व जब बढ़ जाता है, आयतन जब कम हो जाता है, तो बूंदों के रूप में वो नीचे आ जाता है। याद रखना दोस्तों कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। In the 4 degree Celsius temperature, the density of water is maximum and the volume of the water is minimum। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। आरएस प्रीलिम्स में आया, एसएससी में आया, रेलवे में आया, तो भैया क्वेश्चन आता रहता है, थोड़ा ध्यान देना। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देने की बात है, अपवाद है, इसलिए पेपर में पूछा जाता है, तो थोड़ा विशेष ध्यान देना कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया घनत्व आयतन क्या होता है। महर्षि विद्याधर कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन अगर ज्यादा है तो घनत्व कम होगा, और आयतन कम तो घनत्व ज्यादा होगा। ये समझा देता उस समय। आगे चलो तो क्वेश्चन 2 तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक व आयतन सबसे कम होता है? 4 डिग्री। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन गमन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये जो पानी है, हम बात कर रहे हैं एक बार यहां वर्षा के जल की बात कर रहे हैं। वर्षा का जल या डिस्टिल वाटर। वर्षा का जल का सूत्र तो H2 हो गया। आगे चल के मोर डिटेल बताएंगे। हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है। जब हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो 16 और 2 18। अगर आपसे पूछे कि भाई पानी का अणुभार क्या होगा, तो पानी का जो H2 है उसका अणुभार कितना हो जाएगा? 18 हो जाता है। तो वर्षा का जल जो होता है H2O, इसका 18 हो गया। वर्षा के जल की खासियत सुनो। पहली खासियत तो यह है कि वर्षा के जल में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। एक तत्व होता है CO, जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट। वर्षा के जल में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि वर्षा के जल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ये जो वर्षा का जल है जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, दोस्तों याद रखना, ये विटामिन B12, एक विटामिन हम आगे चल के पढ़ेंगे, विटामिन B12। एक विटामिन B12 होती है साइनोकोबालामिन, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन का मुख्य घटक होता है कोबाल्ट, CO, कोबालामिन। ये जो कोबाल्ट होता है कैंसर रोधी होता है, ये कैंसर में मदद करता है। तो क्वेश्चन आता है वर्षा के जल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखना, वर्षा के जल में विटामिन B12 पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है वर्षा के जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वर्षा के जल में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। खुद का ध्यान रख, नो प्रॉब्लम। आगे सुनो। ये जो वर्षा का जो जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर ऑफ लाइट। यानी कि ये वर्षा का जो जल होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी करंट। यानी कहने का मतलब है वर्षा के जल में करंट नहीं आता है। तो वर्षा के जल में क्या नहीं आता? बोलो, करंट नहीं आता। जिस तरीके से सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता, प्लास्टिक में करंट नहीं आता, इसी तरीके से दोस्तों याद रखना वर्षा के जल में भी करंट नहीं आता। ये विद्युत का कुचालक होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर? ओके। अगली बात, ये जो वर्षा का जो जल होता है दोस्तों याद रखना, पहले
और जो दूसरी वर्षा होती है, पहली और दूसरी वर्षा का जो जल होता है वो सामान्यतः अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब एसिडिक होता है। अम्लीय मतलब एसिडिक होता है। क्वेश्चन ये है कि पहली और जो दूसरी वर्षा होती है ये अम्लीय वर्षा होती है, इसलिए पहली और दूसरी वर्षा के पानी से नहीं नहाना चाहिए। क्यों? उसका कारण है भैया, जब प्रकृति में मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति के लिए फैक्ट्री कंपनियां लगी हुई हैं, तो फैक्ट्री और कंपनियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती हैं, ये वायुमंडल में रहती हैं। जैसे पानी जब आता है, जैसे H2 है पानी से जैसे अभिक्रिया कर माने SO2 में एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 आगे बताएंगे। जब ये से H2O जब SO2 से क्रिया करेगा तो अम्ल बनेगा H2SO4, जिसे हम बोलते हैं गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल है जिसे अपन सामान्यतः बैटरियों में भरने के काम आता है। इन्वर्टर की बैटरियों में गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ऐसे वर्षा का जल होता है H2O, जैसे ही वायुमंडल में आया इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगे CO2, एक अम्ल बन गया H2CO3, ये होता है कार्बनिक अम्ल। प्रकृति का सबसे दुर्बल अम्ल है कार्बनिक अम्ल। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, पहली और जो दूसरी वर्षा होती है ना वो अम्लीय वर्षा होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो देखो भैया अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसके अलावा अम्लीय वर्षा का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अम्ल बनता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। HNO3 होता है भैया नाइट्रिक अम्ल होता है एक, जिसे अपन सोरेक अम्ल भी कहते हैं, जिसका उपयोग अपन आभूषणों की साफ सफाई में करते हैं। टेंशन मत लो, जो अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे डिटेल पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे पानी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है तो गंधक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कार्बनिक अम्ल बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन आता है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, RS में पूछा जा चुका है, हर एग्जाम आ चुका है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन याद है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं सामान्यतः, तो अम्लीय वर्षा में गंधक का अम्ल H2SO4 पाया जाता है, एक नाइट्रिक अम्ल HNO3 पाया जाता है। वर्षा के जब जल में आप नहाओगे, वर्षा के जल में जब आप नहाओगे, पहले दूसरी वर्षा के जल में जब आप अम्लीय वर्षा में नहाओगे तो ये जो है अम्ल है हमारी बॉडी पर पड़ेगा, इस मुलायम त्वचा पर पड़ेगा और त्वचा पर फपोले हो जाएंगे, फोड़े फुंसी घाव हो जाएंगे त्वचा पर, और स्किन डिजीज भी हो जाती है। इसलिए पहली दूसरी वर्षा के जल में नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। शाहजहां ने अपनी 5वीं बेगम मुमताज की याद में बनाया ताजमहल लगातार अपनी सुंदरता खोता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा। तो दोस्तों बताओ अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आता है कि शाहजहां ने अपनी 5वीं मुमताज की याद में बनाया ताजमहल का रंग लगातार फीका पड़ता जा रहा है, क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण। तो उस अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसलिए आगरा में जो ताजमहल के आसपास जितनी भी कंपनी फैक्ट्रियां थी उन सबको 200-300 किलोमीटर दूर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 200-300 किलोमीटर दूर प्रतिस्थापित कर दिया गया है अम्लीय वर्षा को। तो थोड़ा सा आपको ये भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इस पानी में, पानी के आगे चल के अगर हम बात करें, और भी बड़ी लंबी कहानी है पानी की, कि ये जो पानी होता है ये भैया जीवन में बहुत काम आता है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालता है। कौन बोला भैया? पानी। और अगर अपन पानी की बात करना चाहें तो पानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पानी में फ्लोराइड आयन पाए जाते हैं, जिनकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। सबसे ज्यादा फ्लोराइड नागौर अजमेर के पानी में पाया जाता है। जो नागौर अजमेर के पानी में जब फ्लोराइड पाया जाता है वहां उस इलाके को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। एक रोग होता है कुबड़, खूब निकल जाती है फ्लोराइड की अधिकता से।
तो फ्लोराइड का देख सकते हैं फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां अस्थियां कमजोर पड़ जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं, खिरने लग जाते हैं और शारीरिक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए फ्लोराइड मुक्त पानी पीना चाहिए। वैसे अल्प मात्रा में मानव शरीर में फ्लोराइड भी आवश्यक होता है, ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड मानव शरीर के लिए क्या होता है बोलो भैया, हानिकारक होता है। तो थोड़ी सी कहानी थी इसके बारे में, पानी के बारे में। तो दोस्तों ये हमने थोड़ी सिंपल सी बात करी पानी के बारे में। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे पदार्थ के अगले गुण, ऊर्ध्वपातन की। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।